Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Study Smart ISPCS. So today we'll continue our series of PT 365, where we were studying polity, and this would be the second lecture of this series. In the first lecture, we finished the elections chapter, and now today we'll deal with the chapter of judiciary. So the beginning 4 lectures, that is elections, the functioning of parliament, and issues related to constitution and center-state relations. These will be dealt by Saurabh sir, and from judiciary onwards, I'll be taking the classes. That is 5th, 6th, 7th, and 8th chapter. Okay. So what different are we doing over here? We will be approaching this particular subject in smart way, wherein we'll be using some of our indigenous tricks, some beautiful examples, so that आप बस सिर्फ लाइन बाय लाइन जो PT 365 आज तक पढ़ते आ रहे थे, this won't be the case now. You will learn the background concept about it. ठीक है, not just what is mentioned over there, but उसके जो background में actual में concept है, उसको कैसे याद करना है, वो सब we'll be inculcating in it. So let's start with it. As we are approaching the judiciary chapter, I would appoint you as a judge who can give verdict today about how was the lecture. Did you find it something different, and were the tricks and the examples were good enough for you? Okay, so let's start. So judiciary is our first chapter that we'll deal today, and ADR is the first news, alternate dispute resolution. First we'll see what is ADR, then we'll see why it's in the news. So alternative dispute resolution नाम से ही पता लग रहा है, it's an alternative to what? Courts. जो हमारे कोर्ट्स हैं वो उनमें हमको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी है, काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है. सो दैट्स वाई एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म डेवलप हुआ है वेयर इन फास्ट रिड्रेसल ऑफ केसेस बेस्ड अपॉन आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट. सो इट्स अ प्रोसेस इन विच डिस्प्यूट्स आर एड्रेस एंड सेटल कोर्ट आउटसाइड द कोर्ट रूम. ओके, इसमें सिविल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल डिफरेंट टाइप्स के केसेस को डील करते हैं. कुछ छोटे मोटे पैटी क्रिमिनल केसेस को भी करते हैं, बट नॉट दोज विच आर नॉन कंपाउंडेबल. नॉन कंपाउंडेबल केसेस मतलब विच कैन नॉट बी सेटल्ड आउटसाइड कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसकी फैमिली को बोल रहा है यार इसको लेट्स सेटल इट आउटसाइड द कोर्ट रूम, तो दिस वोंट बी काउंटेड एज अंडर एडीआर. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एडीआर देख लेते हैं पहले. आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, नेगोशिएशन, कोलैबोरेटिव लॉ. हम सब ने इनके बारे में सुना है एंड इनके बारे में बेसिक डिफरेंस भी पता होगा, बट कभी याद नहीं रहता कि एक्चुअल में इनमें क्या डिफरेंस होता है सब में, क्योंकि एक कॉमन न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, न्यूट्रल मीडिएटर, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, बट एक्जैक्टली में इनमें क्या डिफरेंस है, लेट्स लर्न टुडे. सो फर्स्ट आर्बिट्रेशन देखते हैं. सपोज एक मैरिड कपल है, उनके बीच किसी चीज़ को लेके डिवोर्स हो गया. ठीक है, तो अब दे वेंट टू एन आर्बिट्रेशन काउंसिल, जहाँ पे जो जजेस हैं उनके सामने उन्होंने दलीलें दी. फॉर एग्जांपल, इट वाज रिलेटेड टू एडल्ट्री या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिया लड़के ने. ठीक है, तो इसने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि देखिए इसका तो अफेयर था, एंड उसने सारे विटनेस और अपने एविडेंस दिए. सेम हैंड पे मेल ने भी दिए कि नहीं यार मैं अफेयर नहीं था, इट वाज जस्ट माय कलीग हुम आई वाज टॉकिंग टू. तो ये सब दलीलें एंड एविडेंस दिए हैं, जस्ट लाइक ए नॉर्मल कोर्ट रूम, बट थोड़ा लेस फॉर्मल है कोर्ट कोर्ट के कंपैरिजन में. तो उसको याद करने का तरीका क्या है, आर्बिट्रेशन नाम से ही याद करेंगे. और भी टेंशन, मतलब कोर्ट जैसा ही काम है, बट फिर भी और भी टेंशन मिल ही रही है सेम टू सेम, कि हमको एविडेंस भी देने हैं, सारे अपने प्रूफ भी देने हैं. सो ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर तो होते हैं ये लोग, बट द अवार्ड हैज विल बी कॉल्ड ओनली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंसेस, जस्ट लाइक ए नॉर्मल कोर्ट रूम. ठीक, ये आपका और आर्बिट्रेशन हो गया. नेक्स्ट इज योर मीडिएशन. मीडिएशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे इन सब में से, बिकॉज इसमें जो मीडिएटर होता है, इट्स अ न्यूट्रल मीडिएटर, एंड वो क्या करता है, वो मीडिएट करता है. व्हाट इज मीडिएशन, विल सी विद द सेम एग्जांपल. मेल एंड फीमेल में हुआ डिवोर्स का केस. ठीक है, जो मीडिएटर है उसको उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, तो मीडिएटर ने बोला कि, अब लड़की ने बोला कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, डिवोर्स चाहिए, तो क्योंकि आई एम नॉट अर्निंग एंड आई वांट अराउंड 10 लाख पर मंथ फ्रॉम माय पति. पति ने बोला यार 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है, आई विल गिव यू 2 लाख ओनली, मेरे पर मेरी इतनी कमाई नहीं है. तो फिर लड़की ने बोला नहीं मेरे बच्चों का पैसा है ये वो. तो मीडिएटर का काम ये है कि दोनों को पास जाके समझाएगा कि यार हो गई इससे गलती, ठीक है, बट इंसान तो अच्छा है था बेचारा, थोड़ा कम कर दो, इतना नहीं कमा रहा है वो, लेट्स कम टू 5 लाख. और इसको भी समझाया कि थोड़ा बढ़ा दो, बेचारी अकेली रहेगी, तो तुम भी थोड़ा बढ़ा दो. और दोनों को आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हुआ उन लोगों का अराउंड 6 लाख पे. तो मीडिएटर दोनों के पास जा जाके सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम. ठीक है, एंड एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंसिलिएशन. कंसिलिएशन में भी सेम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. कंसिलिएशन में भी सेम एग्जाम्पल होगा. पति पत्नी डिवोर्स गए कंसिलिएटर के पास. कंसिलिएटर ने देखा कि क्या इशू है, पूरा जाना समझा, जो भी इन्होंने प्रूफ दिए वो दिए दोनों ने अपनी साइड से. उसके बाद इसने कंसिलिएशन रिपोर्ट बनाई. ठीक है, कि मैं ये रिपोर्ट है एंड आई सजेस्ट अराउंड आपको इस, ये लड़की ने मांगा 10 लाख, लड़के ने बोला 2 लाख सेम. तो कंसिलिएशन ने पूरी रिपोर्ट बताई, अब देखा कि लड़के की ही गलती है, तो ही शुड गिव अराउंड 8 लाख. तो ये जो कंसिलिएशन रिपोर्ट दी, इसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, दोनों ने बोला अपने अपने कि क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और जो भी है. आफ्टर
उसमें तो ये हो रहा था मीडिएशन में कि खुद जा रहे थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुद नहीं गए, बस एक रिपोर्ट बनाई और उसको बोला कि इसको अगर आपको ठीक लगे तो ठीक, वरना अपने अमेंडमेंट्स बताओ, एंड देन आफ्टर कंसीलिएशन का अवार्ड अवार्ड एज इन ऑर्डर पेश पेश किया, ठीक है। सो दिस इज कंसीलिएशन। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन नाम से ही पता लग रहा है दे आर नेगोशिएटिंग अपॉन समथिंग। तो इसमें ये नहीं होता कि कहीं पे जो मीडिएटर है वो सब कुछ चेक करके बताता है। इसमें ये होता है कि सपोज दे वेंट ऑन टेबल, लड़की आई अपने लॉयर के साथ, लड़का भी आया अपने लॉयर के साथ, ठीक है। दोनों ने बात करी इस बारे में कि ये प्रूफ्स हैं, ये है, वो है, तो उन्होंने वहीं पे ऑन द टेबल अपने-अपने आर्गुमेंट्स पेश करके वहीं पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। मतलब नेगोशिएट कर लिया। ओके, इफ यू हैव सीन दैट टीवी सीरीज़ नोन एज़ सूट्स, तो उसमें नेगोशिएशन का काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेटिव लॉ। कोलैबोरेटिव लॉ क्या है? दोनों पार्टी हैं, सपोज़ 2 दोस्त थे, उनके बीच उन्होंने साथ मिलके बिज़नेस किया, बट किसी प्रॉफ़िट को लेके लड़ाई हो गई, तो उन्होंने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, हम लोग एक कॉमन अटॉर्नी हायर करते हैं, वो बताएगा कि किसकी क्या गलती है एंड किसको कितना प्रॉफ़िट शेयरिंग होगा। दोनों ने कोर्ट जाने से बेटर चूज़ किया कि लेट्स हायर अ कॉमन अटॉर्नी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, ये सारे आपके एडिया के मैकेनिज्म हैं। इसमें एक लोक अदालत भी आता है। व्हाई इट्स नॉट कंसिडर्ड ओवर हियर? बिकॉज़ ये इंडिया का खुद का इनोवेशन है। इनोवेशन का नाम है बस, जिसमें मीडिएशन एंड कंसिलिएशन दोनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट बेसिक मैकेनिज्म यही 5-6 होते हैं, ठीक है। नाउ सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो क्या एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं आर्बिट्रेशन को लेके? फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक देखते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है हमारा 1996। इट्स बेस्ड ऑन न्यूट्रल मॉडल ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस बेसिक जान लीजिए कि ये कोई कंसिलिएशन एक्ट है व्हिच हैज़ बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स। अभी रिसेंट में 2021 में अमेंडमेंट हुआ। और एक इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन भी होती है व्हिच इज़ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ग्लोबली क्या-क्या है? सेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, यूनिट्रल मॉडल ऑफ लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल, जिस पे हमारा ये बेस्ड हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इसी के अराउंड बिल्डअप किया गया है, ठीक है। दीज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू शुड नो बेसिक टाइप्स ऑफ एडीआर। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ये थी कि एक ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है मीडिएशन कैसे करने हैं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और किसने डेवलप किया है इसको? नालसा एंड एमसीपीसी। नालसा इज़ इम्पोर्टेंट, इसका आपको पता लगना चाहिए कि लीगल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू बना है। इसकी डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली एक एमसीपीसी भी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ये याद रखिएगा, इट वाज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2005। और क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि मीडिएशन कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी है, तो कमिटी का क्या काम होगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन इन कंट्री। So that was our first news. Let's see the next one. Mediation Act 2023. तो अभी जो हमने मीडिएशन ऊपर पढ़ा उसके ब्याफ पे एक मीडिएशन एक्ट आया है 2023 का। अब एक्ट आया है तो बेसिकली इसमें क्या होगा, पूरा बताया गया होगा कि किस टाइप से मीडिएटर्स हायर करनी चाहिए और मीडिएशन कैसे यूटिलाइज करना चाहिए हमको, और थर्ड पर्सन जिसको हायर किया गया है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए, किस केस में मीडिएशन हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, कौन सी स्टेजेस पे हो सकता है कि प्री लिटिगेशन स्टेज, यानी कि जब तक केस फाइल नहीं हुआ है उससे पहले कर सकते हैं, कि और जब केस फाइल हो चुका है उसके ड्यूरेशन के बीच बिटवीन कर सकते हैं कि नहीं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनको रटना नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस हो सकता है। सो एक्ट है तो मीडिएशन को डिफाइन किया होगा ऑब्वियसली। तो वही है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विद द असिस्टेंस ऑफ थर्ड पर्सन नोन एज मीडिएटर। और वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी कि जब केस फाइल हो रहा है आपका नॉर्मल कोर्ट में, तो उससे पहले भी जाके आप लोग पति पत्नी, उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, दोनों की इज्जत है, कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ते, लेट्स गो टू अ मीडिएटर, ठीक है। डिस्प्यूट्स कौन-कौन से फिट नहीं होंगे? तो ऐसे जिसमें क्लेम्स अगेंस्ट माइनर्स, माइनर्स वगैरह या पर्सनल विद अनसाउंड माइंड, इनके पास तो इनको तो क्यों ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे। माइनर्स हैं तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वगैरह में जाएँगे ना। और कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो उसमें नहीं होगा। अफेक्टिंग राइट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी और पार्टी के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो उसका इससे क्या मैटर है? दिस इज़ फॉर सम डिफरेंट पर्पसेस। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है इसका? ऑब्वियसली जो भी कोर्ट का आपका जो भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट है जहाँ पे आपका केस अगर फाइट होता तो उसका सेम ज्यूरिसडिक्शन जो है उसका भी सेम ही होगा, ठीक है। टाइमलाइन क्या है फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन? 120 डेज, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर दोनों पति पत्नी या जो भी पार्टीज हैं वो एग्री करते हैं कि यार मजा आ रहा है इसमें, तो कंसिलिएशन में दोनों का फायदा हो रहा है, इसको 60 डेज और कर देते हैं, इस कोर्ट जाने से बेटर तो यही रहेगा। और कोई काउंसिल भी बनाए हुआ एक्ट है तो ठीक है, उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी टाइम फ्रेम भी बताया हुआ है, इसको याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है कि कितने मेंबर हैं, कितने वो हैं, बेसिकली सिर्फ यही याद रखिए, ठीक है। डिफाइंस मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर, कि जो मीडिएटर है उनकी भी तो कुछ एलिजिबिलिटी होगी, वो डिफाइन की होगी, ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी क्या है कि मतलब आफ्टर द जजमेंट इज बीन गिवन बाय द मीडिएटर्स, वर्डिक्ट कैन बी चैलेंज बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन 90 डेज। तो यूजुअली तो ये होता है कि इन्होंने जो अवार्ड या जो भी डिसीजन दिया अपना फाइनली मीडिएटर ने, वो इट कैन नॉट बी अपील्ड। तो सर यहाँ तो लिखा है कि इट कैन बी अपील्ड विद इन 90 डेज। नो, इसकी नेक्स्ट लाइन में पढ़िए कि द चैलेंज या फिर अपील जो है वो ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, करप्शन, इम्पर्सनेशन, डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन ओनली। समझे? इसका मतलब ये है कि सपोज जो मीडिएशन हुआ दो जनों के बीच, उसमें ये पता लगा कि जो मीडिएटर है वो फीमेल के जान पहचान में है या उससे कुछ करप्शन के थ्रू रिश्वत वगैरह ली थी एंड उसको ज़्यादा पैसा मिल गया, 10 लाख प्रोवाइड करवा दिया।
मेल का कुछ चला ही नहीं, देन ही कैन चैलेंज इट वाया मीन्स ऑफ रिट्स, ठीक है। अदरवाइज अपील का इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता। जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट न्यूज़ इज लगा रिगार्डिंग लोक अदालत। लोक अदालत मैंने क्या बताया था, मीडिएशन एंड कंसीलिएशन, कि ये वाली चीज़ें वहाँ पे फॉलो की जाती हैं। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एडीआर, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। और किसके अंदर स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है ऑब्वियसली इसको, एलएसए ऑफ 1987, जो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है इसकी डेट याद रखनी, और ये भी एक्ट कौन सा है, ठीक है। और इसको अमेंड किया था 2002 में, जिसमें बोला गया था कि परमानेंट लोक अदालत होनी चाहिए हर जगह, वेन लोग आके अपने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और ये जितने भी एडीआर्स वगैरह होते हैं, ये बेसिकली एविडेंस एक्ट या सीपीसी को नहीं मानते, मतलब इनके अकॉर्डिंग बाउंड नहीं होते, बट इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की। दे बिलीव इन नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया, फाइनल एंड बाइंडिंग होता है इनका अवार्ड, विच कैन नॉट बी अपील्ड अनलेस ये वाला ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, करप्शन एक्सेट्रा, ठीक है। केसेस कौन-कौन से इस पे रेफर किए जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, प्री लिटिगेशन भी या फिर ड्यूरिंग लिटिगेशन भी, ठीक है। नेचर ऑफ केसेस क्या है अंडरटेकन बताया, जो नॉर्मल केसेस होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गया, मोटर एक्सीडेंट हो गए, क्लेम्स हो गए, लैंड एक्विजिशन, जो जनरल आपके होते हैं जिनमें कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वो। फर्स्ट लोक अदालत कहाँ बनी थी, जूनागढ़, गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड नाम से पता लग रहा है लीगल एड प्रोवाइड करानी है ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल एड लेना। फॉर एग्जांपल, एक रिक्शे वाला है, उसने नया रिक्शा खरीदा बड़ी मेहनत से, एंड एज सुन एज ही परचेज दैट रिक्शा, ही सॉ दैट द वाइल ड्राइविंग कि रिक्शे के ब्रेक फेल है, एंड इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने एक अमीर इंसान को ठोक दिया, उसकी टांग टूट गई, एंड उसने उसके ऊपर केस कर दिया। केस के चक्कर में बेचारा जेल में बैठा था कई दिनों तक, एंड उसको पता ही नहीं अपने राइट्स की, क्या मुझे कब बेल मिलनी चाहिए, मेरा कोई फॉल्ट है भी कि जो मोटर कंपनी है उसका फॉल्ट है। तो ऐसे लोग, जो क्योंकि वो गरीब था बेचारा, एंड ही कुड नॉट अफोर्ड एनी प्रोसिक्यूटर या जो भी लॉयर वगैरह को नहीं हायर कर सकता था, इन दैट केस ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है ये फ्री लीगल एड का। एंड वी ऑल नो 39A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा डीपीएसपी में इसमें मेंशन किया गया है, इंश्योर जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑल्सो इन आर्टिकल 21 में भी बोला है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फ्री लीगल एड सुनते ही ये आर्टिकल याद आना चाहिए आपको, 39A, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है लीगल एड के, जितने भी एडीआर हैं, ये सब कुछ भी लीगैलिटी से रिलेटेड है, ज़्यादातर चीज़ें यही सेम एक्ट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है टू कॉन्स्टिट्यूट एलएसएस टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एंड इसके अंदर इस एक्ट के थ्रू दो वो बनाए गए हैं, एक नालसा जो हमने ऊपर देखा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज, एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ओके। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं क्या करने के लिए, टेली लॉ बनाया, न्याय और लोक अदालत, इन सब के थ्रू फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे नालसा के बारे में बताया गया है कि कौन सा एक्ट के बना, सेम एक्ट, क्या काम आया इसका, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स, जो भी कंट्री में लीगल एड या के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करना, और लोक अदालत को टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है। और देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं जिनको फ्री लीगल एड की एलिजिबिलिटी है। दिस वॉज क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी एंड कुड बी आस्क्ड इन स्टेट पीसीएस एज वेल, ठीक है। तो किन किन को मिलती है लीगल एड, विमेन एंड चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ये क्योंकि मेंटली इल लोग हैं, इनके पास तो ऑब्वियसली पैसा वगैरह नहीं होगा, ठीक है, ना नॉलेज होगी। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बेगर्स, कुछ हैं SC ST के लोग, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जुवेनाइल होम में जो ऑलरेडी कस्टडी में है, साइकेट्रिक कस्टडी में है, हॉस्पिटल्स में है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज जिनकी एनुअल इनकम सर्टेन अमाउंट स्टेट वाइज से स्टेट ने अपनी फिक्स कर रखी है कि अराउंड 2 लाख की जिनकी इनकम है या उससे कम है, वो लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक बेंचमार्क दे रखा है कि 5 लाख से कम जो भी हैं सबको मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। ट्राइब्यूनल सुनते ही आपको जैसे ही ट्राइब्यूनल सुनाई दे, फर्स्ट वर्ड दैट यू शुड रिमेंबर इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसके बिहाफ पे यू विल अंडरस्टैंड कि क्या रोल है NGT का, ट्राइब्यूनल्स का क्या रोल होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्यों आया था ये, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे कोर्ट्स हैं सेम वही इशू आता था इसमें भी, क्या, पेंडेंसी का, टाइम कंज्यूमिंग, टीडियस प्रोसेस, फॉर्मेलिटीज, और अबव ऑल लैक ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। मेन इशू ये था। सपोज एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है कि हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, एनवायरनमेंट को प्रेफरेंस दें कि अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज एक पीस ऑफ फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट लैंड था, ठीक है, उसको एक प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, हायर किया, मतलब परचेज किया, सॉरी, एंड उसको क्या किया, कंस्ट्रक्शन करके उस पर मॉल वगैरह कुछ बना दिया, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। अब देखा हमने कि इसने लीगली एक्वायर किया था लैंड, एंड इट हैज़ ऑल द राइट्स टू डिस्ट्रॉय दैट एंड बिल्ड अकॉर्डिंगली, जो भी इसको बनाना है। तो एज पर कोर्ट्स तो ये एविडेंस बेस देखते हैं कि ये तो सही किया है, इसने कुछ गलत नहीं किया है, बट NGT के पास ड्यू टू इट्स एक्सपर्टीज इन दिस, उन्होंने बोला कि भाई तुमने वो फॉरेस्ट लैंड को तबाह किया है,
तो बाकियों के भी तो कुछ लाइफ में हैम्पर हुआ है ना। तो वो फॉरेस्ट था, वो कितने लोगों को रोजगार देता था, कुछ कितने लोगों की हेल्प करता था, ठीक है। तो बहुत कुछ इससे चेंज हुआ है, तो यू हैव टू पे सम कॉम्पनसेशन या कुछ उसके अलग से उसके लिए कोई एक लैंड लो जिसपे आप यू हैव टू प्लांट सम ट्रीज, कुछ ना कुछ तो आप करना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली यही इसका फंक्शन है कि ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं उनके पास एक्सपर्टीज होती है, एंड इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स लॉन्च किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन केसेस ऑफ इंश्योरेंस का कुछ हो गया, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाए गए होंगे ट्राइब्यूनल्स कि यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर कोई भी लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड होते हैं, ये सब ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जैसा हमने देखा एनजीटी याद आना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या याद आनी चाहिए, टी है ना, तो टी से रिलेटेड टी 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 3 बार टी लिखिए, टी से 3 नंबर याद रहेंगे, टी फॉर थ्री एंड बीच में भी टी फॉर टू, ठीक है। ये आपका आर्टिकल है। अब आर्टिकल जैसे 323 हमको याद हो गया कि तीनों के स्टार्टिंग वर्ड्स टी है, ठीक है। अब ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो अगर 323 ए है तो दैट मीन्स द ट्राइब्यूनल इज रिगार्डिंग CAT, दैट इज जस्ट मिनट, CAT दैट मीन्स आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323 ए, ठीक है। उसके बाद अगर 323 बी है तो इट्स रिगार्डिंग अदर केसेस, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, मैंने बताया ना ऊपर, इंश्योरेंस हो गया, इनके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनाया है, ठीक है। इसका हायरार्की भी देख लेते हैं एक बार। ये सपोज यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे क्या आता है, आपका हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के साथ में कुछ ऐसी ट्राइब्यूनल्स हैं जो सेम जिनकी अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जाती है, डायरेक्टली हाई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जा सकता है हाई कोर्ट में भी, बट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो इनको सेम लेवल पे माना गया है, ठीक है। एंड यू कैन से एनजीटी यहीं पे आ सकता है, ठीक है। उसके नीचे भी जैसे आपके सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यहाँ पे भी कई सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं अलग अलग, जिनकी अपील आपकी हाई कोर्ट में जाती है, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द न्यूज़। तो CAT हमने देखा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किस लिए होता है, आर्टिकल 323 ए, जस्ट अ सेक, किस लिए होता है, disputes and complaints with respect to recruitment and condition of service of person appointed to public service and post in connection with the affairs of union and other authorities। मतलब क्या है इसका, सपोज आप हैं, आपने अराउंड 15 ईयर्स ऑफ सर्विस करी है गवर्नमेंट में, बट जब आप रिक्रूट हुए थे तब बोला गया था कि आपको विद इन 10 ईयर्स अपनी जो कॉलेज से डिग्री मिली होगी उसकी ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी है, ठीक है। तब तक हम प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्ट कर लेंगे, पर 10 साल बाद नहीं। पर आपको 15 साल हो गए और अभी तक डिग्री नहीं मिली, कई कॉलेजेस होते हैं ना डिग्री नहीं प्रोवाइड कराते हैं, कई बार उनसे पूछ लो कि कब मिलेगी, बताते नहीं, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगी तभी करेंगे, या कुछ होता नहीं है। तो इस केस में इसकी तो कोई गलती नहीं है, तो उसको 15 साल बाद निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया कंपनी से। तो आप गए, आपने कोर्ट को अपने ट्राइब्यूनल को बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कॉलेज ही नहीं दे रहा है मुझे डिग्री, ठीक है। तो इन दैट केस आप CAT को अप्रोच कर सकते हैं, योर केस वुड बी डेल्ट इन CAT, ओके। इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ऑब्वियसली सेम होगा, जहाँ जहाँ पे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा। फॉर एग्जांपल एनजीटी है तो उसकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है एनजीटी का, तो वहीं उसका ज्यूरिसडिक्शन उतना लाई करता है। फॉर एग्जांपल एनजीटी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हैंडल करता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, इन सब में आपका ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। और जैसा मैंने बताया, सम ट्राइब्यूनल्स हैव एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट एंड सम हैव डायरेक्टली टू हाई कोर्ट्स। अपील्स का भी मैंने बता दिया, सेम, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया गया था, ट्राइब्यूनल्स को लाया गया था, इसमें 2 आर्टिकल ऐड हुए थे, 323 एंड 323 बी। आपको इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ, स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, एंड ऑब्वियसली कोर्ट्स में का एस्टैब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। पर्पस भी आपको पता है कि कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर्स को डील करता है, ये सबको डील करता है। Procedural compliance not bound by a specific procedure but governed by principle of natural justice, and this is governed by procedural courts, mix of judicial and experts with special knowledge। इसमें judicial only है, limited to law under which they are set, power to use all enacted laws। जैसे इसमें मैंने बताया था ना, एनजीटी किस किस को डील करता है, डाइवर्सिटी एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, जितने भी एक्ट है सबको यूज कर सकता है, ठीक है। ये आपका आपका हो गया ट्राइब्यूनल सिस्टम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज बेल, ठीक है। बेल में एक बार देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, देन विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेल्स एंड क्या इनका प्रोसीजर है। फर्स्ट इज द न्यूज़ इज रिगार्डिंग जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये इसलिए फेमस है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत फेमस लाइन दी गई है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी कि बेल को आपको प्रायोरिटी देनी है, जेल को एक्सेप्शन देना है, कि मतलब ओनली सिचुएशंस जब पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो तभी जेल करें, ठीक है। इवन इन स्पेशल स्टैट्यूट्स लाइक UAPA, ऐसे केसेस में भी आपको ये नहीं कि इसमें तो हो गया तो जेल ही दो, नहीं, सब ये बेल इज द रूल, ठीक है। एंड व्हाई इट्स सेड सो, बिकॉज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं बेल के, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, लाइक 2 टाइप के ऑफेंस है ना, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल जो है
फॉर एग्जांपल आपके जितने भी पेटी क्राइम्स हो गए या कुछ भी सिविल केसेस हो गए उनमें बेल हो जाती है। सिविल तो नहीं कह सकते इनको, क्रिमिनल केसेस जो ज़्यादा हीनियस क्राइम्स नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उनमें आपको बेल मिलनी थोड़ी टफ हो जाती है। विल सी देम वन बाय वन लेटर, डोंट वरी। और इसमें ये भी है कि क्या है, मैक्सिमम पीरियड भी होता है कि मतलब कोई एक अंडर ट्रायल पर्सन है, वो कितने टाइम तक उसको हम जेल में रख सकते हैं। वन थर्ड टाइम, वन हाफ, दैट इज वन हाफ ऑफ जो भी पीरियड, सपोज आपका पीरियड है 4 साल की जेल मिली है किसी इंसान को, तो उसका वन हाफ यानी कि 2 साल बाद ही इज एलिजिबल फॉर बेल। ऐसा नहीं है कि 2 साल तक 2 साल बाद उसको रखा ही हुआ है जेल में, इज एलिजिबल फॉर इट। ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को भी कुछ दिया गया है प्रोविजन उनके लिए भी, कि उन जैसे इसमें था ना नॉर्मल पर्सन के लिए 1/2 ऑफ द टर्म। ठीक है, इनके लिए है कि 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। सपोज आपको 3 साल का मिला है तो 1 साल बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर बेल इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। ठीक है। उम, और अब देखते हैं कि क्या टाइप्स ऑफ बेल्स होती हैं इंडिया में। इसको याद करने के लिए विल टेक द एग्जांपल ऑफ अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी काफ़ी उनको बेल का इशू उनके साथ हुआ है। तो लेट्स सी। तो जब उनको अरेस्ट किया था फर्स्ट टाइम लिकर पॉलिसी केस में, तब हुआ ये था कि उन्होंने जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया है। इंटरिम बेल का क्या है, सबसे पहले अप्लाई करना होता है इसके लिए कि मुझे पहले ही दे दो भैया इंटरिम बेल, ये लोग मेरे को पकड़ने आ रहे हैं। बट इसका कुछ टाइम फ्रेम होगा, सपोज 15 से 20 दिन लगते हैं इस महीने में। इतनी देर में तो पुलिस पकड़ के उठा के पीट के आपको सही कर देगी। तो उन्होंने क्या किया, इंटरिम बेल जब तक चल रहा है उसके प्रोसीजर फाइल किया उन्होंने सेकंड एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल क्या है कि जब तक वो है तो उससे पहले ही आपको मिल जाती है, यानी कि प्रिकॉशनरी बेल है एक टाइप की। ठीक है, ये जो सलमान खान को मिली थी इन दैट केस, ब्लैक बक को जब उसने मारा था उस केस में। ठीक। एंड ये जब ये प्रोसीजर हुआ तब एंटीसिपेटरी बेल केजरीवाल जी की खारिज हो गई, बट जो इंटरिम बेल वाला टाइम था वो चल रहा था। इसी बीच आ गए आपके जनरल इलेक्शंस एंड उस टाइम पे आपको आपने देखा होगा केजरीवाल वाज फ्री, ही वाज ग्रांटेड कौन सी बेल एट दैट टाइम, इंटरिम बेल। ठीक है। अब इंटरिम बेल मिली बट उसका कुछ टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम के लिए दी गई है, उसके बाद वापस गए बेचारे जेल। ठीक है, अब जेल गए तो उसके बाद आया डिफ़ॉल्ट बेल का टाइम। और डिफ़ॉल्ट बेल में क्या है, जैसे ही पुलिस ने आपको अरेस्ट किया उसके बाद 60 टू 90 डेज़ बेस्ड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केस का टाइम दिया जाता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसमें उनको इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट प्रोवाइड करानी होती है। तो इनको जब किसने अरेस्ट किया था, ईडी ने अरेस्ट किया हुआ था अपने टाइम से। ठीक है, तो चार्जशीट प्रोवाइड करा नहीं पाए 60 डेज़ में, तो वो खुश हो गए कि भाई अब तो डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी हमें, तो लेट्स गो एंड अप्लाई फॉर इट। करने ही जा रहे थे डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई, इधर से आया कौन, सीबीआई। सीबीआई ने बोला वी अरेस्ट यू फॉर द सेम केस अगेन। तो अगर डिफ़ॉल्ट बेल ईडी के केस में मिल जाती तो बट सीबीआई के केस में फिर जाते आप। तो इस टाइप पे इनकी डिफ़ॉल्ट बेल भी कैंसल हो गई, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी उसके लेने की। तो उन्होंने अप्लाई किया लास्ट पाथ, दैट इज़ रेगुलर बेल। भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्यों मुझे अरेस्ट कर लिया। इसकी टाइमिंग देखिए आप, जैसे ही पहले ईडी आया उस मेरी मुझे डिफ़ॉल्ट बेल मिलने वाली थी, उसी टाइम पे ही क्यों आया ये सीबीआई, पहले भी तो आ सकता था, ये बाद में आता। तो इसी बिहाफ़ पे रेगुलर बेल उनको दी गई है। अभी जो फ्री हुए हैं केजरीवाल वो रेगुलर बेल पे हुए हैं। इसमें ऑल्दो कुछ कंडीशंस रखता है, आपसे अंडरटेकिंग लेता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जिसके थ्रू आपको बेल मिली है। उसने बोला है कि आप डिमीन नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सीबीआई के बारे में, कि ये नहीं बोलेंगे पब्लिक में जाके कि इन्वेस्टिगेशन गंदी है, फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, ये सब नहीं बोलना है, देश वेश नहीं छोड़ना है, या कुछ सेक्रेटरेट पे नहीं जाना है। कुछ कंडीशंस डिपेंडिंग अपॉन द केस देता है साथ में कोर्ट, सो दैट यू बेल आपको तो मिली है बट इट्स नॉट दैट कि आप पर्टिकुलरली फील हो गए फ्री हो गए। आपको टाइम टू टाइम आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है कि आप इंडिया तो छोड़ के नहीं भाग गए। सो ये सब आपके समझ चुके हैं आप क्या है। सबसे पहले इंटरिम आई, उसके टाइम फ्रेम में हुआ तो एंटीसिपेटरी आई, वो भी खारिज हो गई। तो 60 से 90 दिन का वेट करिए डिफ़ॉल्ट बेल, वो भी नहीं हुआ तो लास्ट में आपका रेगुलर बेल। मेजर्स टेकन फॉर बेल नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट देख लीजिए कि कुछ प्ली बार्गेनिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जिसने कंप्लेंट की है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, दैट इज़ केजरीवाल एंड ईडी और सीबीआई। तो ये दोनों मिले, उन्होंने बोला कि भाई क्यों मुझे जेल करवा रहे हो, मैं भी पॉलिटिशियन ही हूँ, आने वाले टाइम में मैं भी कभी आ पाऊँगा, तो लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड कुछ नेगोशिएट कर लीजिए। प्री नेगोशिएशन की क्या आपको चाहिए, मैं क्या सुधारूँ अपने में, ये सब। तो इनेबल्स प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन डिफेंडेंट एंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है, बट ये है कि कुछ इसके साथ और भी एडेड केवियट्स हैं कि जो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए विद इन 30 डेज, ये सब नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। और ई प्रिजन सॉफ्टवेयर भी है, इसमें गवर्नमेंट देखती रहती है कि किस को स्टेट अथॉरिटीज़ देखती रहती हैं कि सारे इनमेट्स का डेटा है हमारे पास कि किस कौन कौन एलिजिबल हो गया बेल का, इनको भगाओ जल्दी से बेल देके आए, जैसे जेल में भीड़ मत करो। ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ ये है कि two judge bench of Supreme Court held that bar on anticipatory bail under Section 18 of SC/ST Act is not applicable under prima facie case under act out is made out against accused। क्या मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो SC/ST एक्ट था है इनफैक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसमें क्या था कि एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं था। मतलब ऐसा बोला गया था अगर प्राइमा फेसी उसने देखा, प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फर्स्ट हैंड पुलिस को जब ये केस मिला उन्होंने देखा कि यार SC/ST के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको मस्त पीटा गया है बहुत लोगों द्वारा, एंड इस वजह से हमको सीधे केस फाइल करना है, नो कंसेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल।
कैंसिल कर दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एंटीसिपेटरी बेल ऐसा नहीं है कि कोई बार रहेगा कि एंटीसिपेटरी बेल ही नहीं होगी, मिल सकती है एंटीसिपेटरी बेल, बट इट शुड बी फेल्ट बाय दैट पर्सन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको प्राइमा फेसी लगना चाहिए कि सही में कुछ एक्यूज के साथ बुरा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस उसको किसी ने मजाक में चिढ़ा दिया तो उसको बेल ही नहीं मिल रही है। ठीक है, यही है बेसिकली, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये देख लीजिए कि क्या क्या इसमें मेंशन है SC/ST एक्ट में। इसमें सेलिएंट फीचर्स इसके ये हैं कि जिसने जो कंप्लेन की है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ SC/ST, जिसके खिलाफ ये दोनों सेम SC/ST ना हो कि मतलब एक दूसरे को ही परेशान करने के लिए केस कर दिया। ठीक है, ऑल्सो कौन कौन ऑफेंस में इंक्लूडेड है, कौन से ऑफेंस, मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, कहीं पे विमेन को टेम्पल वगैरह में नहीं घुसने दिया, देवदासी वगैरह करा दिया गया, इन केसेस में आपको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी, प्लस ये एक्ट आपके ऊपर लागू भी होगा। ठीक है, पनिशमेंट फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट, जिसको एक केस दिया सपोज पब्लिक सर्वेंट को, वो आया अरेस्ट करने, उसने देखा कि यार ये तो मेरा दोस्त है, तो उसने बोला भाई तुझे तो मैं छुड़वा लूंगा, एंड उसने अरेस्ट नहीं किया, तो इन केस में इसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन दिस सेक्शन। द फर्स्ट वन इज ग्राम न्यायालय। नाम से ही पता लग रहा है विलेज लेवल पे कुछ कोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, और कौन से एक्ट के थ्रू, ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। इंपॉर्टेंट वाई, तो पहले ये देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। पर्पस क्या है इसका, ऑब्वियसली कि हमने देखा कि सपोज जो ग्राम विलेज लेवल है, वहाँ के लोगों के पास इतने इकोनॉमिक वेल्थ नहीं होती है, कुछ बेसिक ऑप्शंस नहीं होते कि दे कैन अप्रोच कोर्ट्स डायरेक्टली, कि हाई कोर्ट जाएँ, कि सेशन कोर्ट जाएँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएँ, इनके ना प्रोसीजर पता होता है उनको बेसिक जाने का, ना उनके पास फ़ी देने का पैसा होता है। सो व्हाट दे डू इज़ उन्होंने बोला कि लेट्स क्रिएट अ ग्राम न्यायालय ऑन द ग्रास रूट लेवल, जहाँ पे इन व्हिच इंश्योर द दैट अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीज़न ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, एक्ट मैंने आपको बता दिया, इससे कुछ स्टेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। कौन-कौन से? नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम एंड कुछ ट्राइबल एरिया जो इस एक्ट में स्पेसिफाई किए गए हैं। याद करने का तरीका, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट है और ये ऐसा है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इसमें ये जो एक ऐसा-सा बन रहा है एंगल, जस्ट अ सेक। ये एंगल जो बन रहा है आपका, जिसमें आता है आपका इधर सिक्किम है, इधर अरुणाचल है, इधर नागालैंड, ये तीनों एक साथ आते हैं इस एंगल पे। तो ये तीनों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है इन पूरे स्टेट्स को। इसके अलावा कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, वो तो एक्ट के में अलग से डिफाइन किए गए हैं। सीट ऑफ ग्राम न्यायालय कहाँ होगी? जो आपका एक होता है सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। उसके बाद आपकी कौन-सी होती है? तहसील लेवल पे ब्लॉक पंचायत, उसके बाद होती है आपकी ग्राम पंचायत और तो ग्राम सभा। ठीक है, तो ये जो बीच वाला इंटरमीडिएट लेवल है, यानी कि ब्लॉक लेवल जिसको आप तहसील भी कह सकते हैं, तालुका भी कह सकते हैं, यहाँ पे आपके इसके हेडक्वार्टर्स में आपके ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, और उसपे कौन हेड करता है? न्यायाधिकारी। इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स। तो आपके DPS में भी मेंशन है ना कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट है ये थोड़ा। बट ये भी है कि न्याय अधिकारी जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करती है, क्योंकि disputes are to be settled with the help of conciliation between two parties and are not bound by the rule of evidence provided in Indian Evidence Act but by the principle of natural justice। और जो भी petty disputes हैं उनको ही देख रहे हैं हम, और ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो इतना कुछ मैटर नहीं करता कि जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इट वुड बी बायस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो ग्राम न्यायालय वगैरह होते हैं, इन पे रिजोल्यूशन थोड़ा फास्ट भी होता है, बिकॉज वो देख पाते हैं कि नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन देना है, इन पे नहीं बाउंड रहना है। ठीक है, और अभी आपने देख लिया इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम क्या चेंज हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नाम से ही पता लग रहा है एविडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, साक्ष्य। ठीक है, और जो अपील की गई इन क्रिमिनल केसेस में, वो कहाँ लाई करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन अगर क्रिमिनल केस है तो, और सिविल केस कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, सेशन कोर्ट में आपके कौन सा होगा? क्रिमिनल केस, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सा होगा? सिविल केस। ये याद रखिएगा, और इट शुड बी डिस्पोज विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग एन अपील। ये आपका हो गया ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी होगा अपने लक्ष्मीकांत में। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इसको देखते ही काटना है आपको कि नो, इट हैज बीन डिफाइंड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व हैं? आर्टिकल 129 एंड 215 गिव पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट। इंपॉर्टेंट, 129 एंड 215। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? 215, 215 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 215। तो इसको देखने पे क्या लग रहा है? धूम एक पंच, ये छोटा है, हाई कोर्ट छोटा है सुप्रीम कोर्ट से ना, तो इसको एक पूछना पड़ता है पहले सुप्रीम कोर्ट से, एक पंच दूं क्या? इसने को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो दूं एक पंच। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, वो सीधे अपना वर्डिक्ट देता है, तो उसने क्या बोला? एक दूं ना, यानी कि एक, दो और नौ, दूं एक पाँच। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अगर नहीं याद हो रहा है इसे, तो यू कैन लर्न इट इन योर वे ओनली। सो टू टाइप ऑफ कंटेम्प्ट होते हैं, बेसिक बहुत ईजी सा है। सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्या डिफरेंस है? सिविल में आपने विलफुल डिसोबीडियंस किया। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमारा केजरीवाल जी का
केस देखा था हमने ऊपर, उनको बोला था ना सुप्रीम कोर्ट ने हम आपको बेल पे तो छोड़ रहे हैं, बट अगर आप देश से बाहर गए तो समझ देश से बाहर चले गए तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है इन्होंने। क्यों? इन्होंने विलफुल डिसोबीडियंस किया है किसी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रेट या फिर कोई भी अंडरटेकिंग के लिए अगर उसका भी आपने विलफुल डिसोबीडियंस किया तो इट्स अ सिविल कंटेम्प्ट। वाइल इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? आपको पब्लिसाइज नहीं करना है एनी मैटर जो स्कैंडलाइज करेगा कोर्ट की अथॉरिटी को, यानी कि आपने बेइज्जती कर दी बाहर जाके कि कोर्ट तो गंदा है, अच्छे लोगों को साथ नहीं देता, या आपने कोई प्रेजुडिसेस किए या इंटरफियर किया कोर्ट की ड्यू प्रोसेस में, ये जाके इंटरफियर कर दिया और ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया उसका डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये मतलब आप इन्वॉल्व हो रहे हैं कोर्ट से पर्सनली या उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आपका क्रिमिनल कोर्ट कंटेम्प्ट है। ठीक है, ये भी इजी सा था। नेक्स्ट इज मर्सी पिटीशन। तो सारे पिटीशंस को एक साथ देख लेते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, मर्सी पिटीशन क्या है एंड रिव्यू पिटीशन क्या है। फर्स्ट सी, सबसे पहले आता है आपका रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन, ठीक है, रिव्यू पिटीशन क्या है? आपका आर्टिकल 137 उसके अंदर मेंशन्ड है कि अगर सपोज कोई जज है, उसने कोई वर्डिक्ट दिया एंड आफ्टर अ डे और टू उसके खिलाफ अपील की, रिव्यू पिटीशन डाली उस पर्सन ने कि जो उसने पर्सन ने किया है उसने सारे फैक्ट्स को सही से नहीं देखा, जल्दीबाजी में मेरा डिसीजन लिया, तो कोर्ट को रियलाइज हुआ हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है, तो आर्टिकल 137 में के अंदर कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, याद है, अपने ही खुद के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है कोर्ट। ठीक है, ये आपका रिव्यू पिटीशन हुई। तो बस इसमें यह है कि 30 डेज के विद इन आपको फाइल करना होता है। एंड सपोज कोर्ट को लगा कि नहीं यार क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ढंग से देखा पूरा, उसने कैंसिल करी, तो आपके पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन है? यू कैन फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन, सीपी। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या है? क्यूरेटिव पावर ऑफ कोर्ट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 142। इसमें तो आपको डायरेक्ट एक आर्टिकल है 137, बट इसमें क्यूरेटिव पिटीशन में खुद कोई आर्टिकल नहीं है, बट आर्टिकल 142 के थ्रू पावर मिलती है। आर्टिकल 142 क्या है? ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, जिसमें मेंशन्ड है कि पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस बाय सुप्रीम कोर्ट। क्यूरेटिव पिटीशन का मेन टाइटल है जब पिटिशनर ने एस्टैब्लिश कर दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके, कि वायलेशन हुई है बेसिक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का, ठीक है, या फिर जज ने फेल टू डिस्क्लोज कनेक्शन की, मतलब जज ने बोल दिया कि मर्डर किया है तुमने ही किया है, बट उसने कुछ कनेक्शन नहीं बताया कि भाई मैं क्यों मर्डर करूँगा, ना मर्डर वेपन मिला है आपको, ना मेरा कोई लिंक उससे साबित हुआ है, जस्ट बिकॉज मैं उस एरिया में था और किसी का मर्डर हो गया, इट डज नॉट मीन मैंने कर दिया। ठीक है, और थर्ड वन, देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ बायस। लोगों ने बोला कि आप, क्योंकि जो बंदा था जिसने केस किया है कि उसकी फैमिली से कि इसका मर्डर में इसने किया है, वो आपका दोस्त था, तो आपने मेरे खिलाफ ये केस में मुझे हरा दिया है। ठीक है, ये आपका क्यूरेटिव पिटीशन है। याद रखना है आपको, रिवर्स अल्फाबेट्स में है, पहले आर आता है फिर सी। ठीक है, ये नहीं कि पहले सी कर दिया। ओके, ये आपका क्यूरेटिव पिटीशन हो गया। उसके बाद आया आपका मर्सी पिटीशन। यहाँ पे आप कोर्ट का केस खत्म हो गया, यहाँ पे लिखा भी है इट इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन के लिए है। ठीक, अब आया मर्सी पिटीशन। इसमें कोर्ट का रोल नहीं है, इसमें रोल है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का। ठीक है, आर्टिकल्स देख लीजिएगा, आर्टिकल 72 फॉर प्रेसिडेंट एंड 161 फॉर गवर्नर। इस केस में ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइज, रिस्पाइट, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल के थ्रू हुआ है, या फिर आपने कोई लॉ ब्रेक किया उस केस में आपको सजा मिली है, या फिर सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है, इस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है ये सब करने की। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आया आपका कम्यूट। कम्यूट वर्ड आपने कहीं सुना है? कम्यूट बोलते हैं ना कि आई हैव टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रैवल करना है, कम्यूट करना है, तो यानी कि वन टू अनदर, यानी कि एक टाइप की पनिशमेंट थी उससे चेंज करके दूसरी दे दी। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कि भाई अकेले बैठे रहो जेल वेल में, कोई दोस्त नहीं होगा, तो इससे थोड़ी लीनियंट वे में कर दी कि नहीं चल भाई चेंज कर रहे हैं तुम्हें, दूसरे कर रहे हैं, सिर्फ कन्फाइनमेंट ही रहेगा, लोगों के बीच तो रहो एटलीस्ट। ठीक है, ये आपका कम्यूट हो गया, वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट इज आपका रेमिट। रेमिट नाम से लग रहा है मिट, या फिर इसको रेमिशन भी लिखा सकता है, तो इन दोनों वर्ड्स में रेमिशन और मिट, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है कि मिशन आपका टाइम बाउंड होता है और आपका मिट जाता है, यानी कि उसका वक्त खत्म, यानी कि टाइम खत्म हो जाता है। तो इसमें ये है बेसिकली, इनमें टाइम आपका कम कर देते हैं बस, यानी कि आपको अगर दिया गया है सपोज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तो उसको कम कर दिया कि चल भाई 10 साल बाद फ्री है तो, ये आपका रेमिट हो गया। उसके बाद सस्पेंड। सस्पेंड में कुछ नहीं है कि मतलब आपकी जो सजा दी गई है, आप समझो आपको कि 1 साल की जेल है, तो उसकी जगह उसको सस्पेंड कर दिया, छोड़ो भाई क्या 1 साल की जेल देनी, इससे बेटा आप कम्युनिटी सर्विस करो, कहीं पे रोड वोड साफ करो, ये सब कर दो, इस विल कॉम्पनसेट विद दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पाइट। रिस्पाइट का क्या मतलब है? रिस्पाइट को मैं याद रखता हूँ स्प्राइट वर्ड से। स्प्राइट पीते हैं ना, थोड़ा एक तो सिमिलर साउंडिंग है, रिस्पाइट, स्प्राइट। ठीक है, तो स्प्राइट पीते हैं तो उसका क्या बोलते हैं ऐड में? दिमाग की बत्ती जला दे। ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाई, तो उसने सोचा कि यार ऐसा तो मैं जिंदगी भर जेल में रह जाऊंगा, थोड़ी कम करनी है अपनी सजा, तो क्या किया जाए? उसने क्या किया, अपनी एक आंख फोड़ लिया, अपने हाथ तोड़ लिया जेल में बैठे बैठे। तो बोला कि भाई अब तो मैं डिसेबल हूँ, अब मुझे थोड़ी कम सजा दो, तो इसमें उसकी सजा थोड़ी कम कर दी गई, लीनियंट कर दी गई बेस्ड ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये हो गए कि भाई तू डिसेबल है तो तेरी सजा कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्राइव।
रिप्राइव का कुछ नहीं है, बेसिकली आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। मतलब तुम ऐसा बोला है कि भाई तू इतने साल से जेल में ही पड़ा है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ ना तुझसे कोई मिलने आ रहा है, तो टेम्पररी रिलीफ दे दिए कि भाई कुछ दिन बाहर घूम के आया या कुछ ऐसा। तो बेसिकली रिप्राइव का कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद रखिए, रिप्राइव मतलब टेम्पररी सेटलमेंट या टेम्पररी रिलीफ। पार्डन का आपको पता ही है, एब्सोल्यूट रिजल्ट, कंप्लीटली एब्सॉल्व कर दिया आपकी जो भी केस था उसको कि भाई जाओ, यू आर अ फ्री पर्सन नाउ। ठीक है, तो ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है, अंडर आर्टिकल 72 ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपके बेसिक हो गए। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पे फास्ट फास्ट आपके केसेस को सॉल्व किया जाता है। और इसमें न्यूज़ ये है कि एफटीसीज आर मच मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग रेप केसेस। ये अभी जो भी आपकी रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया कि रेप केसेस या जो भी पॉक्सो से रिलेटेड एक्ट है उसमें बहुत एफिशिएंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट। सब मोस्ट ऑफ द इशूज या जो मोस्ट ऑफ द केसेस को डिस्पोज हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि एफटीएससी ये कुछ वो नहीं है अलग से, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च इन 2019 और 2020 तक 26 तक एक्सटेंड किया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, सेंटर बियर इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम निर्भया फंड। निर्भया फंड से किया है क्योंकि निर्भया केस के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। एफटीसीज आर लिंक टू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये क्या है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड वो है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए एक ऑनलाइन ग्रिड बनाइए जिसमें आपके कितने केसेस पेंडिंग हैं, किस केसेस पे क्या कार्रवाई चल रही है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में दिख जाता है कि किस में क्या हो रहा है। ठीक, जस्ट टू से करेक्ट वन थिंग, इन निर्भया केस के बाद ये एफटीसीज को नहीं लाया गया था, वो उससे पहले ही ला दिया गया था शायद, बाद में लाया था, अराउंड 2019 में आया था। ओके, जीरो एफआईआर। व्हाट इज जीरो एफआईआर? नाम से ही पता लग रहा है, एफआईआर से भी पहले कोई एफआईआर आई है उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। कब की जाती है? सपोज आपको किसी ने लूट लिया, आप रास्ते में जा रहे थे, तो अब आपको एफआईआर करनी है। एफआईआर करनी है तो अब आप गए एक पुलिस स्टेशन, उसने बोला अरे यार कि यहाँ कहाँ आ गए आप, जहाँ पे आपके साथ ये वारदात हुई है उस वाले स्टेशन पे जाइए। तो आप वापस इतनी दूर तो जाने से बेटर है आपने बोला कि भैया ऐसा करो, मेरी जीरो एफआईआर आप लो। इस केस में क्या होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वंस रजिस्टर इट इज ट्रांसफर टू द अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप लोग करो ट्रांसफर, हम थोड़ी करेंगे। ठीक है, नो रेगुलर एफआईआर नंबर इज प्रोवाइडेड इनिशियली, कोई एफआईआर नंबर नहीं मिलता, बट जैसे उनको पता लगता है इस स्टेशन की है, ये वारदात हुई है इस पुलिस स्टेशन की, तो द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन रजिस्टर्स है न्यू एफआईआर फॉर इन्वेस्टिगेशन। यही है आपका जीरो एफआईआर। नथिंग इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, मेंशन है तो एक लीगल डॉक्ट्रिन था पहले इंग्लिश के कॉमन लॉ में, दैट प्लेसेस अ मैरिड वुमन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम एज सिंगल एंटिटी। तो क्या होता था उस टाइम पे कि अगर दो जने मैरिड हैं, इसमें जो फीमेल है उसको बोला जाता है कि आपकी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, अब नाउ यू आर सिंगल एंटिटी, अब आप मेल की ही छाया में हो, यू आर कवर अंडर योर हस्बैंड। तो यार इसी वर्ड से कोवर से बोला गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर। ठीक है, और ये क्यों हम न्यूज़ में आया बेसिकली, अभी मैरिटल रेप के केसेस हो रहे हैं, कई सारे फ्रॉड भी होते हैं या कुछ उनमें इश्यूज भी होते हैं, उसमें बोल रहे हैं कि कुछ मैरिटल रेप रेप के रिगार्डिंग एक्सेप्शंस भी होने चाहिए। तो इस वे में उसको बताया जा रहा है कि इट स्टेम्स फ्रॉम कुछ एक्सेप्शन जो है उसके, इट स्टेम्स फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, कवरेचर सॉरी। इसमें ये है कि जब पत्नी पति के अंडर ही कवर हो जा रही है, सिंगल एंटिटी है, तो हाउ कैन आफ्टर अ मैरिज इट इज सेड दैट इसने इसका रेप किया होगा। सो ये बस एक दलील पेश की है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट ऑल्दो ये जो डॉक्ट्रिन है शायद ये अबॉलिश हो गई है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज देयर इंटरप्रिटेशन शुड ऑलवेज बी इन अ वे इन विच स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ बोथ दोज लॉज आर मेंशन्ड मेंटेन्ड व्हिच इज डन बाय हार्मोनाइजिंग लॉज। मतलब सपोज एक मिनिस्टर है, ठीक है, उसका बोला गया है कि आप जो भी इसमें अपने पर्सनल मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिना में आप जो काम करेंगे इसकी सीक्रेसी मेंटेन करनी है आपको। ठीक है, यानी कि ओथ ऑफ सीक्रेसी, यानी कि इसका एक लॉ भी होता है ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, और दूसरी साइड पे बोला गया है आरटीआई, आरटीआई की राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको सब कुछ पब्लिक को बताना है जो भी पूछा है। तो इन दोनों में मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना, दोनों कॉन्ट्ररी टू ईच अदर है। तो जब कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें पब्लिक डिमांड करती है इन्फॉर्मेशन की, बट हम लोग नहीं दे सकते, मिनिस्टर लोग या कोई भी पर्सन, ड्यू टू ऑफिशियल सीक्रेट है, तो ऐसे वक्त पे कोर्ट ने बोला है कि यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनाइजेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इस केस में अब जो भी दोनों के जो इस पूरे इसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट शुड बी इन अ वे दैट स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ बोथ द लॉज आर मेंटेन। यानी कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जिससे कुछ पब्लिक का नुकसान ना हो या नेशनल सिक्योरिटी में बाधा ना हो, वो सब चीज़ें आप बता सकते हैं। इट इज़ डन बाय हार्मोनाइजिंग बोथ द लॉज। ठीक है, यही आपका डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। ऐसे बहुत से डॉक्ट्रिन है, सो ऑल द नॉट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह में काम आते हैं। बेसिक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, ये आपका जुडिशियल वाला चैप्टर खत्म होता है।
So if you have any doubts या आपको कैसा लगा lecture, you can please comment down below. And if you have anything else, you can message our team directly. Okay. Thank you for this and have a good day.